हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अगस्त 14 2024। पहला आर्टिकल देखते हैं। अब देखो, हिंडनबर्ग इशू ऑलरेडी मैंने बताया था, ये हमारे जितना काम का नहीं है, शॉर्ट सेलिंग इसमें काम का था। बट इसके लिए अपोजिशन ने डिमांड किया है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप करने का। अब ये देखते हैं ये होती क्या है। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं, इनमें मैंशन कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 105 है, इसमें मैंशन है। ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है 105 आर्टिकल में। और 118 आर्टिकल है, ये बेसिकली कहता है अबाउट रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, ऑफ द हाउसेस के बारे में डिस्कस करता है। और कमिटीज़ का मेंशन तो देखो, सिर्फ कमिटीज़ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो उनको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बोलते हैं। लेकिन इनके कॉम्पोजिशन, टेन्योर, इन सब की बातें नहीं की गई हैं। तो ये किससे रेगुलेट होता है? ये रेगुलेट होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर से। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने की बात कहाँ पे है? वो है 118 में, ठीक। अब देखते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी एडॉक। एडॉक का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी, ठीक। और एक होती है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि ये या तो हर साल कंस्टिट्यूट की जाती हैं, मतलब बनाई जाती हैं, या फिर पीरियडिकली इन्हें बनाया जाता है और ये काम करती हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। और एडॉक क्या होगा? टेम्परेरी बेसिस पे काम करेंगे, और जो भी इनको असाइंड ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाने के बाद इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये एक एडहॉक कमेटी है, ठीक है। ये बेसिकली अभी बोला गया है कि ये इंक्वायरी के लिए इसे अभी बनाया जाएगा, ठीक। अब पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नहीं, उससे पहले एक चीज़ और है। उससे पहले हम 4 कंडीशंस देख लेते हैं जो कि मेंशन्ड है लक्ष्मीकांत में, कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के लिए कौन सी 4 कंडीशन होनी चाहिए जो उन्हें सेटिस्फाई करनी चाहिए टू बी कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पहली क्या है कि ये अपॉइंटेड होनी चाहिए या इलेक्टेड होनी चाहिए। किससे? हाउस इलेक्ट कर रहा है या अपॉइंट कर रहा है, या फिर नॉमिनेटेड है बाय द चेयरमैन और स्पीकर, ठीक। तो पहली चीज़ हो गई कि अपॉइंट या इलेक्ट करे हाउस, या नॉमिनेट करे स्पीकर और चेयरमैन। और दूसरी चीज़ कि ये अपनी रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो प्रेजेंट करना चाहिए चेयरमैन को या फिर स्पीकर को। और तीसरा, वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। और इनके पास खुद का सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हमें पता है कि राज्यसभा और लोकसभा का खुद का एक सेक्रेटेरिएट होता है, वो इनको हेल्प करे। तो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो इन्हें बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। अब आर्टिकल देख लेते हैं 105 और 118। अब देखो, आर्टिकल 105 बात करता है पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ किसकी? पार्लियामेंट खुद की, मतलब दोनों हाउसेस की, और मेंबर्स की। और इवन देखो यहाँ लिखा है कमिटीज़ की भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है एक तो ब्रॉडली। दूसरा क्या है कि कुछ भी कहो या कोई भी वोट किया तुमने अगर एमपी ने वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके लिए उसको लायबल नहीं बोला होगा किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं उसके अगेंस्ट की जाती है। और तीसरा दिखा है कि पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जैसी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले थी। अब इससे पहले क्या थी? यहाँ बेसिकली एक मेंशन था ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन। तो हमने क्या कर दिया कि इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये बोल दिया कि अभी इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं कि एनी फॉर्म ऑफ जो ब्रिटिश की लेगेसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करे। बेसिकली जो हमने पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ वाला जो भी पोर्शन लिया है, ये हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया है हमने, ठीक है। तो बस यहाँ नाम चेंज कर दिया था। उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होगा जैसा इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले था। पहले क्या था? ब्रिटिश कॉमन लिखा था, तो मतलब वैसा ही होगा जैसा ब्रिटिश में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। अब देखो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है आर्टिकल 118 मेंशन है, ये कैसे रिलेटेड है हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से? क्योंकि देखो, मैंने उसका बताया था कि उसका कॉम्पोजिशन हो गया, टेन्योर हो गया, ये किससे डिसाइडेड होता है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर से। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसे बन सकते हैं? वो बन सकते हैं आर्टिकल 118 से। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का कनेक्शन हो गया ना इससे। अब देखो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर वाले आर्टिकल में देखते हैं दिया क्या है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि हर ईच हाउस में, हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बनाए या ना बनाए, रूल्स बना सकता है अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दायरे में रह के ये काम करना है। बाकी ये कुछ नहीं दिया हुआ, ये पुरानी चीज़ें हैं, तो ये काम का नहीं है। बाकी कि देखो, प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेगा? कंसल्ट करेगा चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक, जो हमारी राज्यसभा होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट।
और स्पीकर को कंसल्ट करेगा किस चीज़ के लिए, टू मेक रूल्स, में यहाँ पे भी लिखा है में, टू मेक रूल्स किसके प्रोसीजर के लिए, जॉइंट सीटिंग के प्रोसीजर के लिए, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब दोनों हाउसेस के बीच में जो भी मैसेजेस सेंड होते हैं। अब मैसेजेस सेंड करने वाला तुमने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो मैसेजेस सेंड कर सकता है दोनों हाउसेस को। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जॉइंट सीटिंग में क्या प्रोसीजर होगा और दोनों हाउसेस के बीच आपस में जो मैसेजेस भेजे जाएंगे वो कैसे भेजे जाएंगे, वो प्रेसिडेंट इन दोनों को कंसल्ट करके बनाता है। और तीसरी चीज़ दी हुई है कि जॉइंट मीटिंग जब भी होगी तो क्या होगा, दोनों हाउसेस की जो जॉइंट सीटिंग कहते हैं हम, तो जो स्पीकर होगा, मतलब जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसको प्रिसाइड करता है। ठीक है, प्रिसाइड करता है। और दूसरी चीज़ क्या लिखा है कि अगर ये एब्सेंट है स्पीकर हमारा, तो ऐसे लोग जो कि वो पर्सन प्रिसाइड करेगा जो कि इस प्रोसीजर में, जैसे जो प्रेसिडेंट और इन तीनों ने मिल आपस में कंसल्ट करके किया था ना, प्रोसीजर बनाया था, उसके हिसाब से जो भी बंदा डिजिग्नेट होगा कि इसे करना चाहिए वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है, ये पूरा हो गया स्टैटिक। अब हिंडनबर्ग इशू में करेगी क्या जॉइंट पैनल, ये क्या करेगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, और मान लो कि जो भी इसका आउटकम होता है उसमें कुछ लोग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हैं कि वो एग्री नहीं करते हैं कमेटी से, तो क्या करेंगे, वो अपना नोट्स ऑफ डिसेंट भी देंगे। अब नोट्स ऑफ डिसेंट का फ़ायदा क्या है कि लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि यार ऐसी कुछ बात भी है इस चीज़ में। ठीक है, और ये रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है कि जो भी ये गवर्नमेंट को बोलेगी वो रिकमेंडेशन के फॉर्म में होगा, और गवर्नमेंट चाहे तो उस पर कोई एक्शन ले या ना ले। लेकिन ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे बनाता है, गवर्नमेंट को बेसिकली अगर उसने कोई जो भी एक्शन लिया है इनके रिकमेंडेशन के बाद, गवर्नमेंट को उसे बताना पड़ता है। अब मान लो गवर्नमेंट ने जो भी रिप्लाई दे दिया इस कमेटी को, तो उसके बेसिस पे अब ये कमेटी क्या कहेगी ये एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करती है कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। अब ये कहाँ पे लेकी जाएगी, ये लेकी जाएगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इसकी। तो भाई इतना ही काम का है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन दिस। ठीक है, अब देखो ट्रंप और मस्क का इंटरव्यू होने वाला था इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे एक्स पे, और यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। देखते हैं क्या होता है। अब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है, बेसिकली कोई भी अगर सर्वर होता है किसी भी साइट का, इसकी कुछ हैंडलिंग कैपेसिटी होती है कि इतनी रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर सकता है। मान लो एग्जांपल ले लिया हमने कि 25 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है एक टाइम पे। अब हैकर बाबू क्या करते हैं, ये चिन टपाक डमडम करके इतनी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये सर्वर किसी नॉर्मल बाबू की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो क्या हुआ, नॉर्मल यूज़र के लिए क्या हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। जो सर्विस उसे चाहिए वो उसे मिल नहीं रही है। अब इन सब बातों के लिए टेक्निकल टर्म क्या है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बता दिया। टेक्निकल टर्म है बैंडविड्थ। बेसिकली जितना भी डेटा ये हैंडल कर सकता है सर्वर, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, और जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से तो वो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो ये इतने पैकेट्स भेज देता है इस बैंडविड्थ में कि ये बैंडविड्थ ओवरलोड हो जाती है और फिर नॉर्मल यूज़र को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती। ठीक, ये हो गया हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब देखो इतनी टेक्निकलिटी समझने की ज़रूरत नहीं है इन अटैक्स के बारे में, बस ये पता होना चाहिए कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के दोनों एग्जांपल हैं और ऊपर से पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। अब देखो स्मर्फ अटैक में क्या होता है कि एक हैकर होता है, ये क्या करेगा, देखो हर कंप्यूटर का इंटरनेट पे एक आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हैकर क्या करता है, इसके आईपी एड्रेस को स्पूफ कर लेता है। स्पूफ का मतलब हो गया इमिटेट करना कि ठीक है, अब क्या करेगा कि बेसिकली उसने अपने आईपी एड्रेस से इतने लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है कनेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो इसका वाला आईपी एड्रेस है, इस वाले यूज़र का आईपी एड्रेस से आया है ये सब रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जबकि इसने तो भेजा ही नहीं है। तो इसके में क्या होगा, सर्वर फिर से ओवरलोड हो जाएगा और डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। ये हो गया स्मर्फ अटैक। बेसिकली इसमें आईपी की स्पूफिंग हो जाती है और उसके बाद फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है टारगेट की तरफ से जो कि एक पर्टिकुलर सर्वर को डाउन कर देती है। अब सिन फ्लड अटैक क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है जैसे कि कोई भी अगर यूज़र किसी भी सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है तो उसे बस बेसिकली 3 मैसेजेस भेजने पड़ते हैं। पहले ये इधर मैसेज भेजता है, ये फिर सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करता है, फिर ये इधर से कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है। तो सिन फ्लड अटैक में क्या होगा कि ये शुरू वाला काम तो होंगे ये दोनों, लेकिन आखिरी वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली समझ लो कि 3 वे मैसेजेस में एक मैसेज हमने नहीं भेजा, तो क्या होगा कि सर्वर हमेशा बिजी रहेगा रिक्वेस्ट रिसीव करने में और इधर भेजने में, बट हम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे।
तो सर्वर को हमने बिजी कर दिया, फिर से डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए डिनाइल ऑफ सर्विस का, तो एसबीआई के बैंक चले जाओ, उनका सर्वर हमेशा बिजी रहता है बिना डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के। लेकिन वो हमेशा ये बोलेंगे कि सर्विस हो नहीं पाएगी, अभी सर्विस डिनाइल मोड में चल रही। ठीक है, ये तो मजाक हो गया, इतना ही काम का था।